नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त न्यूज़ रूम से बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ रूम में, प्रियम गांधी मोदी। जी हां, इस नाम के पीछे का रहस्य क्या है, इससे पर्दा हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले प्रियम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम में। धन्यवाद धन्यवाद। और मेरे हाथ में किताब है एक, इस किताब का नाम है व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि एक वक्त आएगा जब एक कहानी बच्चे सुनेंगे कि एक कांग्रेस थी, एक थी कांग्रेस, लेकिन क्या होगा अगर कांग्रेस ना होती। इसी पर यह किताब लिखी गई है। प्रियम जी, सबसे पहले तो यही बताएं कि व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, इस नाम के पीछे की वजह क्या? इस नाम के पीछे की वजह, हमारे देश में जो आज तक के दो ग्रेटेस्ट माइंड्स जिनको कहा जाता है, ग्रेटेस्ट लीडर्स, एक महात्मा गांधी जी और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, दोनों के थॉट एक ही जगह पे मिलते हैं कि कांग्रेस नहीं होनी चाहिए और ना होती तो। जैसे कि महात्मा गांधी के असैसिनेशन के 3 दिन पहले उन्होंने एक लेटर में लिखा था कि कांग्रेस का पर्पस ख़त्म हो चुका है और उसे एक एनजीओ में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जो पंडित जी जो कांग्रेस के हेड थे उस वक्त, वो प्राइम मिनिस्टर ना बनते और वो एनजीओ के हेड बनते, तो वो महात्मा गांधी जी का भी लास्ट विल और टेस्टामेंट जो कहा जाता है वो था। और क्या आप ये कहना चाहती हैं, और इस किताब में आपने ये लिखा है कि दरअसल नेहरू जी को एनजीओ के हेड के तौर पे महात्मा गांधी ने चुना था, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज महात्मा गांधी जी की इच्छा ये थी कि कांग्रेस एनजीओ जिसका नाम लोक सेवा संघ हो उसमें कन्वर्ट हो जाए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना रहे, और अगर पंडित जी को चुना है तो पंडित जी को उस एनजीओ के हेड के जैसे चुना है। क्लियर सी बात है। ये बहुत ही ऐसी बातें आपने लिखी है और ऐसी बात आप कह रही हैं कि बहुतों को पसंद नहीं आएगी ये बात। ये तो इतिहास को बदल देने वाली बात होगी ना, इतिहास ही बदल जाएगा फिर तो। पंडित नेहरू को अगर महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए नहीं चुना तो इसका मतलब वो हमारे प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री नहीं होते। नहीं, उन्होंने करेक्ट, क्योंकि दूसरी शायद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती, उनके हेड्स होते, लेकिन वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ सॉर्ट ऑफ नेगेट हो गई क्योंकि ऑलमोस्ट एक ये पोस्ट को हाईजैक कर लिया गया, राइट। और लास्ट विंटर सेशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी स्पीच में कहा कि कांग्रेस ना होती तो क्या क्या जो जो लाइव वायर्स हम कहते हैं, आज भी जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं हमारे कंट्री के लिए, वो इश्यूज़ किस तरीके से अलग होते। मैं इसमें देख पा रही हूँ आपने उन इश्यूज़ को भी कवर किया हुआ है। पार्टीशन से शुरुआत होती है और मौजूदा भारत तक आप बात लिख रही हैं। चलिए पार्टीशन से ही शुरुआत कर देते हैं। अगर कांग्रेस ना होती तो पार्टीशन को लेकर के तस्वीर कुछ और होती? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो पार्टीशन हमारी हिस्ट्री में और शायद दुनिया की हिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा ब्लडी इवेंट जो बोलते हैं वो रहा है। बहुत हरी में किया गया है, अननेसेसरीली जल्द में किया गया है, बहुत ही गलत डिसीजंस लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा लैंड हमने दे दिया है जो नहीं देना चाहिए था। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब माउंटबैटन पहले इंडिया आए तब उनकी नेहरू जी के साथ 3 घंटे की मीटिंग हुई, पहली मीटिंग। उस मीटिंग के बाद माउंटबैटन ने अपने जो टीम है उन्हें बताया, और ये डॉक्यूमेंट किया गया है, उसका रिसोर्स है बुक में, कि आई फाउंड पंडित जी टू बी मैलिशियस एंड गॉसिपी अबाउट हिज कॉलीग्स। और वो अपने कॉलीग्स, जो पार्टी के कॉलीग्स हैं, कांग्रेस पार्टी के कॉलीग्स, उनके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिपी थे। वही गॉसिप माउंटबैटन और उनकी टीम और ब्रिटेन ने अपने ही लोगों की अगेंस्ट यूज़ की पार्टीशन के लिए, कन्विंस करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि माउंटबैटन ने नेहरू जी को बहुत जल्द कन्विंस कर लिया कि महात्मा गांधी जी एक अनरियलिस्टिक पॉलिटिशियन है। उसके बाद नेहरू जी ने, जब तक पार्टीशन का पूरे डिसीजंस हो गए तब तक नेहरू जी को पूरे डिसीजन मेकिंग से दूर रखा, महात्मा गांधी को। और जब पार्टीशन की सब
डिटेल प्लान बन गया था, अप्रूव हो गया था, तब गांधी जी जाके माउंटबैटन से मिले और मिलकर उन्होंने सिर्फ चिट्ठी में लिखा, आज मेरा मौन व्रत है और आप भी नहीं चाहेंगे कि मैं आज कुछ बोलूं। सो इट वाज डन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ महात्मा गांधी। तो आज पार्टीशन के बारे में बात करते हैं तो वो सोली पंडित जी की जिम्मेदारी होती है। कश्मीर का भी आपने जिक्र किया है और कश्मीर को लेकर हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने भी सदन में कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर बार बार बीजेपी कहती रही है और वो तमाम लोग कहते रहे, राजनीतिक दल कहते रहे जो कांग्रेस से अलग इत्तेफाक रखते हैं, नज़रिया रखते हैं। उनका कहना है कि कश्मीर के मुद्दे में अगर नेहरू जी इन्वॉल्व नहीं होते तो ये मुद्दा इतना विकट ना होता, जटिल ना होता। हालांकि कांग्रेस का अलग तर्क है, उनका कहना है कि नेहरू जी थे तभी कश्मीर भारत के साथ है, वरना कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ चला जाता। इस पर आप क्या लिख रही हैं? बहुत ज़्यादा लिखा है इसमें, मैंने डिटेल रिसोर्सेज और रिसर्च डाला है कि पहली बात तो ये कि नेहरू जी वॉज ओके कि कश्मीर के टुकड़े हो जाते, ही वॉज ओके विद दैट। उन्होंने चिट्ठी में भी ये लिखा है, माउंटबैटन जी को भी लिखा है और सरदार पटेल को भी लिखा है कि आई एम ओके अगर वेस्टर्न कश्मीर और गिलगिट को दे दे और वैली हमारे तरफ रखे। ही वॉज ओके, यानी अभी जो है हमारे पास वैली, जस्ट द वैली, वो कश्मीर की जो वैली है वो हमारी तरफ रखे, वेस्टर्न बेल्ट और गिलगिट दे दिया जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। दूसरी बात ये है कि हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह, उनको तो अप्रैल से भारत में जुड़ना था, लेकिन उनको तो ना ही बुलाया गया। वो जो चेंबर ऑफ प्रिंसेस की मीटिंग हुई थी 30 जून को, उसमें उनको बुलाया भी नहीं गया और जो कंडीशंस उनके सामने रखे गए, अब तो एविडेंस है लेटर्स में कि आप शेख अब्दुल्ला को सब बागडोर दे दीजिए तभी हम आपका एक्सेशन स्वीकार करेंगे। तो उस डिले में कबालीज आ गए और फिर तो वॉर शुरू हो गई। तो ये डिले होती ही नहीं अगर नेहरू जी ये कंडीशन ना रखते कि नहीं पहले आप शेख अब्दुल्ला को रिलीज़ कीजिए, उनको एवरीथिंग उनको कश्मीर लीडर बनाइए और उसके बाद हम एक्सेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कंडीशंस उनकी ही थी, नेहरू जी की ही थी। लेकिन उन्हीं शेख अब्दुल्ला के जो परिवार के लोग हैं वो तो कहते हैं कि मेरे पिता को तो जेल में रखा इन्होंने, लेकिन जेल से रिलीज़ कर दे वो तो उनकी कंडीशन थी ना, और महाराजा को उनको रिलीज़ करना पड़ा। लेट एक्सेशन जब हुआ उसके पहले भी महाराजा को उनको रिलीज़ करना पड़ा और रिलीज़ किया क्योंकि महाराजा हरी सिंह को ही वांटेड टू जॉइन द इंडियन यूनियन दैट डेस्परेटली। फिर यूएन में जाना नेहरू जी का वो गलत, अब हम गलत सेक्शन में ही यूएन में चले गए। अगर हम सेक्शन 51 के अंडर जाते तो दैट वुड हैव बिन के अग्रेशन हो रहा है हमारे लैंड पे। तो जब ऐसे सेक्शन में जाते हो तो कंट्री को कोई भी स्टेप्स अपनी टेरिटरी डिफेंड करने के लिए कोई भी कंट्री ले सकती है, राइट? तो हम वो सेक्शन में नहीं गए। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास को लेकर जो नज़रिया, जो सोच, उसे बदल सकते हैं। तो क्या ये किताब, ये कोशिश है? ये कोशिश है कि आज जो जनरेशन्स है जिन्होंने कांग्रेस लीडरशिप और कांग्रेस रूल इंडिया में ना जिए है या फिर याद नहीं है, दे वर टू यंग, उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस लीडरशिप ने बड़े बड़े मुद्दों पे कैसी गलतियां की है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज भी हम कैसे भुगत रहे हैं एज अ कंट्री। फिर आप आती हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी को लेकर क्या गलतियां हो गई अकॉर्डिंग टू यू? पहले तो हम गरीब देश था, वी वर अ पुअर कंट्री, हमें वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड अप, राइट? सो वी कुडंट, हमने जो सोशलिज्म अडॉप्ट किया वो स्ट्रैटेजी ही गलत थी। वहाँ से लेकर अब आप आएंगे इंदिरा जी के दौर पे, तो लाइसेंस राज के नाम पर उन्होंने पूरा एक, कांग्रेस पार्टी ने एक एक्सटॉर्शन रैकेट ही चलाया कि बिजनेस ग्रुप्स को पहले रूमर फैलाते थे कि आपके इंडस्ट्री में हम ये 10 लाइसेंसेस इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर वही ग्रुप आते थे उनको मिलने और नहीं मत इंट्रोड्यूस करिए, और ना इंट्रोड्यूस करने के लिए फिर ब्रीफ केसेस ऑफ मनी कांग्रेस की तरफ, परिवार की तरफ जाता था और बस इट वाज एन एक्सटॉर्शन रैकेट। तो आप ये कह रही हैं कि जो करप्शन की शुरुआत हुई, जिस पर एक बहुत ही मशहूर बात भी फेमस है कि इंदिरा गांधी से कभी किसी ने करप्शन को लेकर सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि भारत के तो करप्शन रग रग में है और इसे बदला नहीं जा सकता, ये बहुत छोटी समस्या है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि शुरुआत करप्शन की टॉप लेवल से हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देयर इज़ अ एपिसोड
जब संजय गांधी जी की डेथ हो गई तब नेहरू जी के जो कज़न BK नेहरू, उन्होंने राजीव गांधी जी को पूछा कि जो संजय ने पैसे कलेक्ट किए हैं वो कहाँ है। तो राजीव गांधी जी बोले कि कांग्रेस की अलमारियों में सिर्फ 20 लाख रुपए है। तो BK नेहरू जी ने उन्हें पूछा कि कितने होने चाहिए। तो राजीव जी ऐसे नीचे देख के बहुत ही सैड होके कहते हैं crores and uncounted crores। तो अब तो दैट डिफेंस कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी डिफेंस इज नॉट ट्रू। देखिए, जब आपने कुछ बातें लिखी हैं और ऐसी बातें जिन पर विवाद भी होना लाजमी है और होगा ही होगा, तो आधार भी पूछा जाएगा आपसे। क्या वो आधार भी इसमें है? आधार सब है, और मैंने हर जो रिसोर्स है वही पेज के रिसोर्स वही पेज पे डाले हैं, तो आपको बुक फ्लिप करने की भी ज़रूरत नहीं है वो रिसोर्स ढूंढने के लिए। ठीक है, यानी कि आपने किताब में जो जितनी भी बातें आपने लिखी हैं उसका आधार क्या है, रेफरेंस कहाँ से, वो भी आपने उन्हीं पन्नों पर लिख रखा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं डेमोक्रेटिक करप्शन और सिख ब्लड बाथ। बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त, बहुत बड़ा मुद्दा खालिस्तान का मुद्दा फिर से बनता हुआ दिख रहा है, देश के अंदर देश के बाहर खालिस्तान का मुद्दा। कनाडा से इसी बात पर नाराज़गी हो गई हमारी, उधर अमेरिका में भी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इससे लेकर क्या है ये नज़रिया? कमलनाथ जी ने खुद कन्फेस किया है कि उन्होंने भिंडरनवाला और एक सिख संत, 2 जन को इंटरव्यू किया और फिर ये चुने गए क्योंकि इनमें ज़्यादा मिलिटेंट एबिलिटीज़ वो ज़्यादा अग्रेसिव थे। वो उन्होंने खुद कुलदीप नायर को कहा है और रेगुलरली फंड करते थे, और ये एक ऑफिशियल डिमांड क्रिएट करने के लिए दल खालसा भी उन्होंने ही बनाया और उन्होंने ही फंड किया। करेक्ट, उनका नैरेटिव ही ये था। संजय गांधी ने इंदिरा गांधी जी को ये कहा कि हम अगला चुनाव इस मुद्दे पर सेविंग हिंदूज फ्रॉम मिलिटेंट सिख्स, इस मुद्दे पर जीतेंगे। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी रही और वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की, और इतनी बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट की कि आज भी द कंट्री इज सफरिंग। बहुत ही ज्वलन मुद्दों को आपने इसमें छुआ है। जब भी हम कोई किताब लिखते हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी जो कि क्यों लिखा है, उसका असर क्या होगा, ये सारे फैक्टर्स जुड़े होते हैं। इसका असर क्या होगा वो आपने सोचा है? देखिए, मतलब मैं तो रिलेटिवली मिलेनियल जनरेशन जिसको बोलते हैं उससे बिलोंग करती हूँ। मेरे बाद भी अब तो जेन जी, जेन वॉट नॉट आ गए हैं। उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि कांग्रेस लेड इंडिया कैसा होता है। वो नैरेटिव्स में स्वे हो जाते हैं जो सोशल मीडिया पे क्रिएट होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे या इंस्टाग्राम रील्स पे, वही देखकर वो स्वे हो जाते हैं। लेकिन उनको रियलिटी पता होनी चाहिए कि देश, इट इज़ नॉट, द ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इस तरह से देश चला है और लास्ट 10 साल में कैसे देश बदला है वो उनको पता होना चाहिए। ज़रूरत क्यों पड़ी इस किताब की, अब सवाल ये भी है। आगे बढ़े, आगे के बारे में जाने पीछे, और वो भी बहुत सारी बातें किताबों में लिखी हुई हैं, कांग्रेस को लेकर, हमारी आज़ादी को लेकर, पार्टीशन को लेकर, उसके बाद की स्थिति को लेकर, फिर इकोनॉमी में हम कैसे आगे बढ़े, पहले सोशल, फिर हम राष्ट्रीयकरण करते हैं, फिर हम ओपन बाज़ार होते हैं। ये तमाम बातें तो किताबों में हैं, फिर इस किताब की ज़रूरत क्यों? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि नैरेटिव्स कैसे क्रिएट होते हैं और रियलिटी क्या है। आज का एग्जाम्पल देती हूँ। जो कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नैरेटिव चलाती है कि हम सबको प्यार करते हैं, हम बहुत ही इंक्लूसिव है, हम कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, आज कांग्रेस पार्टी कार सेवक को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? ये मोहब्बत का एग्जाम्पल है? बताइए। नहीं, ये मोहब्बत की दुकान एक नैरेटिव है। रियलिटी ये है कि दे गो अग्रेसिवली आफ्टर पीपल हु दे डोंट लाइक, सो कुछ और बोलते हैं और कुछ और करते हैं, लेकिन अंदर भी उनका खुद की पार्टी का स्टेट देख लो, एक दूसरे की भी नहीं सुनते। वो सिर्फ फैमिली कंट्रोल पार्टी है जो ग्राउंड रियलिटी से अब हट चुकी है। चलो प्रेम जी, एक और सवाल है। ठीक है, हमारे इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, 2 प्रमुख विपक्षी दल। कांग्रेस को लीड गांधी फैमिली कर रही है और बीजेपी को इस वक्त लीड मोदी जी कर रहे हैं। आपके नाम में गांधी और मोदी दोनों हैं, तो ये क्या है, कैसे है, और इसे लेकर ट्रोल भी होती होंगी आप?
मैं इसका आंसर दूंगी अगर आप बता दें आप कौन से साइड पे है। तो उस हिसाब से वो वाला सरनेम एलिमिनेट कर देंगे। नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए, दोनों के पीछे की वजह बता दीजिए। मैं न्यूट्रल हूँ। बाय वेडिंग आई गॉट मैरिड टू अ मोदी एंड आई यूज्ड टू बी अ गांधी। तो अब तो पासपोर्ट पे भी नाम नहीं चेंज करना पड़ता है, तो फिर क्यों करे। यानी कि शादी से पहले आपका सरनेम गांधी था, अब ये मोदी है जी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। खैर बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड शुभकामनाएं। आई होप ये बुक अच्छा रन करे। ये चौथी किताब है प्रियम गांधी मोदी जी की। इससे पहले भी इन्होंने 3 किताबें लिखी, 2 किताब महाराष्ट्र की राजनीति और पॉलिटिशियंस पर, तीसरी किताब थी कोविड से कैसे भारत निकला है मोदी जी के नेतृत्व में, और ये चौथी किताब है कि अगर कांग्रेस ना होती तो क्या होता। होप है आप सभी को भी ये किताब पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। तो यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।